The topic is customization focus era, and timeline for this topic is 1995 to 2005. Okay, what is customization focus? Basically customization focus में भी यहाँ पर लिखा हुआ है mass customization era. ठीक है, तो what is mass customization means एक पर्टिकुलर एरिया के, एक पर्टिकुलर टेरिटरी के लोगों की नीड के हिसाब से आप उस सेगमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट बनाएंगे. जैसे जनरली प्रोडक्ट होता है तो प्रोडक्ट के साथ साथ उसका टारगेट कस्टमर भी लिखा होता है कि टारगेट कस्टमर ये किसके लिए है. ठीक है, जैसे आजकल आप देखिए वो फेयर एंड लवली पहले फीमेल के लिए आती थी, अब मेल के लिए भी उन्होंने क्रीम, ब्यूटी क्रीम लॉन्च कर दी है. ठीक है, तो क्यों किया, उसमें सेगमेंट क्यों दिखाया उन्होंने? क्योंकि स्किन पर रिसर्च की और उसके बेसिस पर डिसाइड किया कि नहीं, हमें मेंस के लिए हमें एक अलग क्रीम देनी चाहिए और जिसमें ब्यूटी प्रोडक्ट एक अलग ब्यूटी प्रोडक्ट देना चाहिए. ठीक है, तो इस तरीके से, तो व्हाट इज दैट, दिस इज मास कस्टमाइजेशन. मींस लोगों की नीड को समझिए. अब इसी में आगे फर्दर आप देखेंगे कि अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के लिए, ठीक है, जैसे आप मिल्क पाउडर देखते हैं बच्चों का, है ना, तो उसमें होता है ना 0 to 1 ईयर ये वाला चलेगा. ठीक है, 1 to 2 ईयर्स के लिए, 2 to 3 ईयर्स के लिए, 3 या 3+ ईयर के लिए. तो इस तरीके से मिल्क पाउडर होता है. ठीक है, वेरिएशन बहुत थोड़ा थोड़ा होगा, ठीक है, लेकिन है वहां पर अवेलेबल. तो दैट इज व्हाट मास कस्टमाइजेशन. ठीक है, मीन्स आप अपने एज ग्रुप के हिसाब से, आप अपने जेंडर के हिसाब से, आप अपने लोकेलिटी के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट को चूज कर सकते हैं. गल्फ कंट्रीज में आप देखिए जो वहां पर एसी मिलता है, ठीक है, वो 50-55+ टेम्परेचर पे भी इजीली वर्क करता है, और जो इंडिया में होता है वो इतने हाई टेम्परेचर पर वर्क नहीं करता है. ठीक है, ट्रिप कर जाता है. आप जरूर वो कंपनी जाने लगी हैं, जैसे इंडिया में भी आपको अब ग्री का एसी मिल जाता है, वो जनरल है, अच्छे ब्रांड है, डाइकन है. ठीक है, तो ये सब हैं जो कि अब इजिली ट्रिप नहीं करते हैं और हैवी जो कह सकते हैं समर को भी आराम से झेल जाते हैं. ठीक है, तो ये सभी क्या है, मास कस्टमाइजेशन. ठीक है, तो अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगहों पर लोगों की नीड को समझते हुए उनके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना इज मास कस्टमाइजेशन. ठीक है, सेगमेंटेशन आपको करना है, टारगेट कस्टमर आपको डिसाइड करना है. ठीक है, तो दैट वाज कॉन्सेप्ट दैट कंपनीज adopted during 1995 to 2005. अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये एरा है, ठीक है, ये एकदम से ड्रास्टिकली चेंज हो गए. ठीक है, अभी भी लोग हैं, ऐसे कस्टमर हैं जो कि कॉस्ट फोकस है. ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल, आप अगर किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहां पर आप टिप वगैरह देते हैं और जो वो मांगते हैं जीएसटी के साथ आप पे कर देते हैं. ठीक है, वहीं आप सब्जी वगैरह लेने जाते हैं मार्केट में तो आप तुरंत कॉस्ट फोकस हो जाते हैं. ठीक है, मींस सिमिलर टाइप, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज. नहीं, कस्टमाइजेशन फोकस है तो सिर्फ कस्टमाइजेशन फोकस ही है. ठीक है, तो कस्टमाइजेशन के साथ साथ अब ग्लोबलाइजेशन फोकस भी है अभी आज के टाइम में. ठीक है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स में वही कॉस्ट फोकस भी है, कुछ प्रोडक्ट में वहां पर क्वालिटी फोकस भी है. ये अलग अलग सिनेरियो पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो कुछ कंपनीज ने इसे अडॉप्ट किया है कस्टमाइजेशन फोकस. ठीक है, इसमें मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था एशियन पेंट का, कि पहले जो पेंट आया करते थे उसमें आप कलर्स वगैरह पहले से ही मिक्स करके, या आप शेड कार्ड लेकर के और शेड कार्ड में आप फाइनल कर देते थे कि मुझे ये कलर चाहिए. ठीक है, और उसके बाद फिर वो कलर कोड, मतलब कलर मिक्स होकर के, और उसके बाद वहां से कंपनी से आपके पास आता था. 3 से 4 दिन का लीड टाइम लग जाता था उसके. ठीक है, लेकिन अब आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में आप देखिए तो किसी भी शॉप पर जाइए, वहां पर आपको कलर कोड सेलेक्ट करना है और 10 मिनट के अंदर आपको पेंट मिल जाएगा. तो दैट इज व्हाट मास कस्टमाइजेशन है ना. कस्टमाइजेशन कर दिया गया, जो कलर कोडिंग है वो वहीं पर की जाएगी. इमीडिएटली कस्टमर को हाईली रिस्पॉन्सिव किस तरीके से प्रोडक्ट दिया जाए, तुरंत उसके लिए रिस्पॉन्स, उसके एंटिसिपेशन में रिस्पॉन्स कैसे दिया जाए, इसके लिए क्या किया गया, कस्टमाइजेशन कर दिया गया. ठीक है, तो इस टाइम पर मास कस्टमाइजेशन एरा में 1995 से 2005 तक कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आए उनके बारे में बात कर लेते हैं. ठीक है, तो देखिए ग्लोबलाइजेशन आप देखिए, जैसे मैंने बताया था कॉस्ट फोकस एरा 1980 से स्टार्ट हुआ. ठीक है, वो सॉरी क्वालिटी फोकस 1980 से स्टार्ट हुआ, लेकिन इसके बारे में पढ़ना, बोलना, समझना, रिसर्च वगैरह 1950 से स्टार्ट हो गई. ठीक है, इसी तरीके से ये जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है ये कस्टमाइजेशन के टाइम पर ही आ गया था. ठीक है, कस्टमाइजेशन के टाइम पर इसके बारे में बात की जाती थी
लिबरलाइजेशन लेटेस्ट हुआ ही हुआ था मोस्टली कंट्रीज में। मोस्टली कंट्रीज ने अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बनाया था इस टाइम पर, ठीक है। तो सभी ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे थे इस टाइम पर, ठीक है। तो इस टाइम पर ग्लोबलाइजेशन का इमरजेंस हुआ, इंटरनेट का इमरजेंस हुआ, जो कि ग्लोबलाइजेशन की बैकबोन है ना। इंटरनेट का इमरजेंस इसी टाइम पर हुआ। इंडिया में भी जो आईटी एक्ट बना है 2000, है ना, तो इंटरनेट का भी इमरजेंसी इसी टाइम पर हुआ। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग भी इसी टाइम पर इमर्ज हुई। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है? बेसिकली पूरी ऑर्गेनाइजेशन को आईटी का यूज करके इंटीग्रेट कर देना, ठीक है। अब ये बात अलग है कि कंप्लीट सॉल्यूशन लेने के बजाय लोग मॉड्यूलर सॉल्यूशन लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का, लेकिन ये इस टाइम पर एग्जिस्ट करता था। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ईआरपी, एसएपी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ओरेकल, बान, जेडी एडवर्ड, ये सभी वेंडर्स हैं जो कि ईआरपी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? देखिए अभी आजकल मोस्टली ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, किस पर फोकस करते हैं? नॉलेज मैनेजमेंट पर, ठीक है। अपने यहाँ लोग इंटेलेक्चुअल एसेट्स को बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं, नया सोचने के लिए आपको मोटिवेट करते हैं, ठीक है। इंट्राप्रेन्योर करके एक टर्म आप लोगों ने सुना होगा। इंट्राप्रेन्योर क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए आप कोई नया प्रोडक्ट इनोवेट करिए, ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप करिए, ऑर्गेनाइजेशन आपको फंड देगा, आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा, और जो भी पैसा आएगा वो आप और ऑर्गेनाइजेशन शेयर कर लेंगे, ठीक है। जैसे फैकल्टी की जो प्रोफाइल है प्रोफेसर की, ठीक है, प्रोफेसर को के साथ क्या एसोसिएटेड रहता है कि आप जाइए कंपनी में कंसल्टेंसी भी दीजिए, ठीक है, वहां जाकर के आप डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग वगैरह भी कंडक्ट करिए। तो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होते हुए आप ये सब करेंगे, और ऑर्गेनाइजेशन को भी मतलब उसके ब्रांड नेम के साथ आप करेंगे, ठीक है, और उसके बाद वो प्रॉफिट शेयर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो दैट इज व्हाट लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन मीन्स। अपने यहाँ के इंटेलेक्चुअल एसेट्स को बढ़ाइए, प्रमोट करिए, ठीक है, उनको मोटिवेट करिए रोज नया नया कुछ करने के लिए, ठीक है। R&D एक्टिविटीज को इम्प्रूव करिए। मदर डेयरी जैसी कंपनी, अमूल जैसी कंपनी जो 2010 तक सिर्फ रॉ मिल्क बेचती थी, है ना, फ्लूइड मिल्क बेचती थी, टोकन्ड मिल्क, फ्लूइड मिल्क, उसके बाद से देखिए तो प्रोडक्ट्स की लाइन लग गई मिल्क प्रोडक्ट्स की। इवन अभी लॉकडाउन के टाइम में आप देखिए तो हल्दी मिल्क, जिंजर मिल्क और तमाम तुलसी मिल्क, तमाम तरीके का मिल्क वो देने लगे हैं, नए नए फ्लेवर लाए हैं। क्यों लाए हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ देयर R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम पर वो लगातार काम कर रहे हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम को लगातार मोटिवेट कर रहे हैं। इवन मदर डेयरी को आप देखेंगे तो इन्होंने गुड़ की बनी हुई आइसक्रीम, जैगरी की आइसक्रीम भी अभी सेल की थी बीच में मार्केट में, ठीक है। मिष्टी दोई जो उनका आप लोग देखते हैं, मिष्टी दोई प्रोडक्ट, वो जैगरी का बना हुआ है, ठीक है, जैगरी प्लस कर्ड, इसको मिला करके वो प्रोडक्ट बनाए। तो ये सब क्या है? दैट इज इनोवेशन, दैट इज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है कि आप अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करें कि वो नए नए प्रोडक्ट बनाएं और मार्केट में सेल करें आपके ब्रांड के अंदर, ठीक है। तो दैट इज लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें आईपीआर का भी इशू है, पेटेंट, कॉपीराइट, ठीक है। जो एम्प्लॉय है जो कि काम कर रहा है उसके लिए आप पेटेंट ग्रांट करवाइए, कॉपीराइट उसका करवाइए, ठीक है। उसको अगर जरूरत है, मैंने बहुत सारी मिल्क कंपनीज को देखा है जिसमें ऐप वगैरह बना करके भी सेल कर रहे हैं लोग, जैसे मिल्क बास्केट और भी बहुत सारे है ना। तो आजकल मिल्क डिलीवरी ऐप हो गए हैं बहुत सारे, है ना। कंट्री डिलाइट एक कंपनी है जो कि अपना खुद का मिल्क प्रोसेसिंग भी करती है, और इसके अलावा आप देखिए तो मिल्क को डिलीवर भी करती है, लेकिन वो सिर्फ अपना ब्रांड करती है। लेकिन बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो कि अदर ब्रांड्स की मिल्क को कह सकते हैं कि कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट का काम करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के नए नए बिजनेसेस फ्लरिश हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इज इट क्लियर? ओके। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, ठीक है। इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लोग अडॉप्ट कर रहे हैं। रीजन क्या है? ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। अगर आपको ग्लोबल मार्केट में जाना है तो बिना आप इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड अडॉप्ट किए नहीं जा सकते। उनका सीधा सीधा क्राइटेरिया होता है कि ये स्टैंडर्ड है आपके पास, ISO 9000 है, 27000 है, 14000 है, तो ही आप आएंगे, ठीक है। या सर्टेन स्टैंडर्ड QSMS है, ठीक है। कुछ भी स्टैंडर्ड जो भी मतलब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड होता है, ये स्टैंडर्ड आपको फुलफिल अगर आप कर रहे हैं तो ही आप उनकी कंट्री में जा सकते हैं। इवन इंडिविजुअल के लिए भी अगर आप USA या UK जाना चाहते हैं तो टॉफल या आईलेट देना मस्ट है,
है ना, बिना स्कोर के आप नहीं जा सकते। ठीक है, अगर आप जॉब करने जा रहे हैं या फर्दर स्टडी के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो आप बिना स्कोर के नहीं जा सकते। तो इसी तरीके से इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड, जो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है, अगर आप उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं अपनी कंट्री के बियॉन्ड कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, बिना क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट किए हुए। ठीक है, एफएसएसएआई के अपने अलग स्टैंडर्ड्स हैं, फूड सेफ्टी, है ना। तो ये सभी स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होते हैं। नेक्स्ट इज फाइनाइट शेड्यूलिंग। फाइनाइट क्या है बेसिकली, देखिए पहले तो होता था इनफाइनाइट शेड्यूलिंग, है ना, मैन्युफैक्चरर सिंगल है, मार्केट में कोई और है ही नहीं कंपटीशन में, तो क्या किया, जब मन किया बनाया, नहीं किया नहीं बनाया। ठीक है, चाइना का मैंने देखा है मैन्युफैक्चरिंग के केस में 2-2 महीने की छुट्टी करते हैं लोग बीच में, साल में एक बार 2 महीने का ब्रेक होता है इनका। इस टाइम पर आपको कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, मैन्युफैक्चरर के पास जाइए, चाइनीज मोबाइल वगैरह या कुछ आपने अगर ले रखा है और उसके कुछ पार्ट्स आपके खराब हो गए तो वो 2 महीने आपको बिल्कुल सप्लाई नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है, एक तरीके से मोनोपोली। सिमिलरली पहले मैन्युफैक्चरर के साथ होता था कॉस्ट फोकस में, मेरा मन है बेचने का, सेल करने का, तो ठीक है मैं सेल करूंगा, नहीं है तो नहीं करूंगा। ठीक है, तो इनफाइनाइट शेड्यूलिंग हुआ करती थी। अब क्या फाइनाइट शेड्यूलिंग, टाइम बताइए। प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोजेक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, स्टार्ट का टाइम होगा, एंड का टाइम होगा। ठीक है ना, किस डेट पर आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, किस डेट पर आप प्रोजेक्ट को एंड करेंगे, किस डेट पर आप प्रोडक्ट बनाएंगे, किस डेट पर आप प्रोडक्ट को खत्म करेंगे। ठीक है, खत्म करने की डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना जल्दी से जल्दी आप प्रोडक्ट को बनाएंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट में कंपटीटर है। ठीक है, अगर आप नहीं प्रोडक्ट डिलीवर कर पा रहे हैं तो हम किसी और के पास, किसी और वेंडर के पास चले जाते हैं। ठीक है, तो दैट लीड्स टू फाइनाइट शेड्यूलिंग। ठीक है, तो गैंट चार्ट वगैरह का इस्तेमाल किया जाने लगा और फाइनाइट शेड्यूलिंग को कंपनीज अडॉप्ट करने लगी। ठीक है, नेक्स्ट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। I have told you earlier that supply chain management is a chain of end supplier to end customer. ठीक है, एंड सप्लायर क्या है, सप्लायर का सप्लायर। जैसे मैंने बताया कार बनानी है तो कार में टायर क्या है, एक रॉ मटेरियल है, और टायर किससे बना होता है, आयरन और। ठीक है, तो टायर बनाने वाली जो कंपनी होगी वो क्या करेगी, अपने सप्लायर ढूंढेगी, उनसे मटेरियल लेगी। तो सप्लायर के सप्लायर से लेकर के कस्टमर के कस्टमर तक की पूरी चेन सप्लाई चेन होती है। इस चेन को जितना छोटा रखेंगे और जितना मैनेज्ड रखेंगे उतना आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, क्योंकि जितनी लंबी चेन उतने सबके प्रॉफिट मार्जिन जुड़े होंगे, उतना ही प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा होगी। ठीक है, और जितनी छोटी सप्लाई चेन, जितनी ऑप्टिमम सप्लाई चेन, उतनी ही कॉस्ट प्रोडक्ट की कम होगी। वॉलमार्ट एवरीडे लो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी क्यों अडॉप्ट कर पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैनेजिंग इट्स सप्लाई चेन, है ना, सप्लाई चेन एक्सीलेंस अडॉप्ट किया। डेल क्या करता है, ऑनलाइन आप प्रोडक्ट के जो पार्ट्स हैं वो सेलेक्ट करके अपना जो पीसी है, अपना लैपटॉप आप खुद डिजाइन कर सकते हैं और उसके बाद 7 डेज के अंदर आपको डिलीवर हो जाएगा कस्टमाइज्ड लैपटॉप, है ना। तो व्हाट इज दैट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मैनेजिंग सप्लाई चेन एक्सेलेंस बेसिकली। ठीक है, सो दैट इज कस्टमाइजेशन फोकस। नेक्स्ट इज एजाइल मैन्युफैक्चरिंग। व्हाट इज एजाइल, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जैसे इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, आप अपने व्हीकल से नहीं आए हैं, ठीक है, लेकिन आपके पास फोन है, आप क्या करते हैं, अपना फोन ओपन करते हैं, उसमें ओला या उबर ऐप को आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद आपको अगर कैब चाहिए, आज कैब से जाने का मन है तो कैब बुक करेंगे। ठीक है, कल को अगर बाइक से जाना है तो बाइक बुक कर सकते हैं, ऑटो से जाने का मन है तो ऑटो बुक कर सकते हैं। दैट इज व्हाट एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। जब मेरा जो मन करेगा मैं वो अडॉप्ट करूंगा। ठीक है, तो ये एजिलिटी, एजाइल मैन्युफैक्चरिंग। इसी तरीके से फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग इन टर्म्स ऑफ, जैसे फैशन क्लॉथ होते हैं, तो फैशन क्लॉथ के केस में क्या है, डिमांड अनसर्टेन है। जब ज्यादा डिमांड है तो 24/7 उस पर्टिकुलर फैशन क्लॉथ को आप बनाएंगे जिससे कि कस्टमर की डिमांड को फुलफिल किया जा सके, और जब डिमांड नहीं है तो उस समय पर कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर रखेंगे और उनको बाहर कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो दैट इज व्हाट एजाइल मैन्युफैक्चरिंग, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, है ना। जब जरूरत हो तो मैं उसको डिलीवर करूंगा, डेवलप करूंगा, और जब जरूरत नहीं होगी तो मैं उसको डेवलप
नहीं करूंगा। तो ऐसा प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के केस में होता है। ठीक है, प्रोजेक्ट में आप देखिए ना, पहले मैं इसका एक आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। पहले कारपेंटर जो होते थे वो दिहाड़ी पर मिलते थे, है ना, लेबर मार्केट में आप जाते थे, वहां से कारपेंटर ले आते थे और उससे अपना घर का काम करवाते थे और डेली शाम को उसको बेच दे करके और चलता कर देते थे। अब क्या है, कारपेंटर कहीं पर भी आपको वेज में नहीं मिलता है। ठीक है, किस में मिलता है, ठेके पर मिलता है। उसके साथ एक ठेकेदार जरूर एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, उससे उसे ज्यादा पैसा मिलता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जरूर है कि कुछ दिन वो खाली बैठेगा, लेकिन अक्सर ही उसके पास काम इतना ज्यादा रहता है कि वो खाली कम रहता है और उसके पास अच्छा खासा पैसा वो अर्न कर लेता है। ठीक है, तो एजिलिटी से फायदा दोनों को हो रहा है। ठीक है, पहले क्या है कि वो अपने आर कंप्लीट करने के लिए, आर ज्यादा से ज्यादा दिखाने के लिए लिथार्जी होकर के काम करता था। अब क्या है, वही काम को स्पीड में फटाफट निपटा देता है ना। तो जो अगर कह सकते हैं पर्सन है जो कह सकते हैं वर्कहोलिक है या एक्टिव है, उसके लिए एजाइल मैन्युफैक्चरिंग या उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि प्रोस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि फ्यूचरिस्टिक सोच रखती है और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करती है, उसके लिए एजाइल मैन्युफैक्चरिंग इज मच बेटर ऑप्शन। ठीक है, तो यू नीड टू अडॉप्ट दिस ऑप्शन। सो दिस इज ऑल अबाउट कस्टमाइजेशन फोकस एरा। ठीक है, एंड दीज आर सम टर्म्स। इफ यू हैव एनी डाउट